सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निस्तापन के विषय में। निस्तापन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में आप लोगों को पता है खनिज के बारे में पढ़ लिया है, अयस्क के बारे में पढ़ लिया है और कौन कौन सी धातुओं के कौन कौन से अयस्क होते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातुओं और अधातुओं में अंतर हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा धातुओं का सांद्रण कैसे करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर आपका बचने वाला है, वो है चैप्टर नंबर 7 और उसको पढ़ने के बाद आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। तो चलिए हम सबसे पहले निस्तापन जानेंगे। और इससे पहले जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप लोग प्लीज देख लीजिए, तभी आप इस पूरे चैप्टर से कनेक्ट कर पाएंगे। और ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय भी आते हैं और लघु उत्तरीय भी आते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं निस्तापन क्या है। तो निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। यानी कि कार्बोनेट अयस्क को हम उसके गलनांक के निम्न ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हमने वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया तो यहाँ पर आप देखिए ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर CO2 गैस निकल गई। लेकिन कैसे? वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि निर्वात में, जहां पर वायु ना हो वहां पर हमें इसको इस तरीके से हमें इन्वायरमेंट बनाना है कि वायु वहां पर अनुपस्थित हो और तभी हम इस प्रक्रिया को कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लेड कार्बोनेट यानी कि PbCO3 युक्त अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर लेड का ऑक्साइड यानी कि PbO बनता है। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में आपने देखा CaCO3 से CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो इस तरीके से जो ये निस्तापन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी कार्बोनेट अयस्क को लेते हैं, किसी भी तत्व के कार्बोनेट अयस्क को जब हम लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसके गलनांक से निम्न ताप पर, गलनांक का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जिस ताप पर गल जाती है तो वह उसका क्या होता है, गलनांक होता है। गलनांक से भी निम्न ताप पर हम क्या करते हैं, उसे ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। लेकिन कैसे? वायु की अनुपस्थिति में, और इस तरीके से वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में। यहाँ पर आप देखिए Al2O3.2H2O, Al2O3 और 2H2O में यहाँ पर परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार Fe2O3.3H2O, Fe2O3 और 3H2O में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए जिंक कार्बोनेट जिंक अयस्क को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा लेड का ऑक्साइड कार्बोनेट, यहाँ पर आप देखिए कार्बोनेट का ऑक्साइड भी यहाँ पर आपने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट का ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर जिंक कार्बोनेट किस में परिवर्तित हो गया, जिंक ऑक्साइड में। तो यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है कि जो अयस्क है वह किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, किससे किसमें, कार्बोनेट से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में। अब देखिए इसके बाद धातुओं के निष्कर्षण में प्राप्त या प्रयुक्त भट्टियां, यानी कि अब हम किस तरीके से निस्तापन की प्रक्रिया या निष्कर्षण की प्रक्रिया में कौन कौन सी भट्टियों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम ऑक्साइड अयस्क को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए विभिन्न प्रकार की धातुओं के निष्कर्षण में अनेक प्रकार की भट्टियों का प्रयोग किया जाता है और कुछ प्रमुख भट्टियां इस प्रकार है। सबसे पहले हम मफल भट्टी के बारे में देखेंगे। तो ये मफल भट्टी का चित्र है। देखिए मफल भट्टी में क्या क्या चीजें होती हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए मफल भट्टी, जब किसी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करना होता है तो मफल भट्टी का प्रयोग करते हैं। इस भट्टी में गर्म किया जाने वाला पदार्थ ईंधन तथा उसके दहन में उत्पन्न गैसों के संपर्क में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मफल भट्टी है इसका चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए धातु ऑक्साइड है और कोयले का मिश्रण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रिटार्ट है
और यहाँ पर देखिए जो गलित धातु है वो यहाँ पर गल करके निकल रही है, यहाँ से वायु जा रही है, यहाँ पर अग्नि यानी कि आग जल रही है और इस तरीके से गलित धातु दोनों तरफ क्या हो रही है, निष्कर्षित हो रही है। और जो ये जो आग है जो जल रही है, यहाँ पर आप देखिए इसमें से जो व्यर्थ गैसें हैं वो यहाँ से इस तरीके से इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जा रही हैं और जो गलित धातु है वो हमें इस तरीके से यहाँ इस चैम्बर में प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो मफल भट्टी है इसका चित्र आपको इस तरीके से बनाना होगा अगर एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर देखिए मफल भट्टी में दोनों तरफ रिटार्ट बने होते हैं। यहाँ पर रिटार्ट आप लिख लीजिए, छूट गया है। दोनों तरफ रिटार्ट बने होते हैं और इन्हीं रिटार्टों को मफल कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मफल कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, इस फिगर को। मफल भट्टी में किस तरीके से धातु ऑक्साइड और कोयला यहाँ पर रखे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर वायु पहुंचाई जा रही, क्योंकि बिना वायु के आग तो जलेगी नहीं। आपको पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पर वायु दिया जा रहा है और इस तरीके से हमें गलित जो धातु है, धातु के निष्कर्षण में हमें धातु ही तो प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर हमें गलित धातु प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है और इसका भी चित्र इसका चित्र तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो परावर्तनी भट्टी में ईंधन अलग से जलाया जाता है जिससे अयस्क सीधे आग के संपर्क में नहीं आता है। यह भट्टी अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग निस्तापन तथा भर्जन क्रियाओं में करते हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं, यानी कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये परावर्तनी भट्टी है, यहाँ पर घान या चार्ज रखा जाता है, यहाँ से आग जलाई जाती है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूबर होता है और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चिमनी लगी होती है जहां से ये सब व्यर्थ गैसें क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आग यहाँ पर जल रही है और अयस्क यहाँ पर रखा हुआ है जिसको हमें निष्कर्षित करना है या जिसका निस्तापन करना है। तो यह डायरेक्ट वायु के संपर्क में या आग के संपर्क में यह जो अयस्क है ये नहीं आता है। तो इस तरीके से इसका चित्र भी आप बना लीजिएगा, परावर्तनी भट्टी भी जरूर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि परावर्तनी भट्टी का चित्र आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का, और बहुत इजी है, इसको पेंसिल और स्केल की सहायता से आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और इसके बाद अब हम देखेंगे दोस्तों वात्या भट्टी। वात्या भट्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वात्या भट्टी चिमनी की तरह लगभग 25 से 60 मीटर ऊंची तथा 6 से 8 मीटर व्यास की होती है। यह भट्टी मुख्यतः 3 भागों में क्रमशः हॉपर उपयोग, तांबा, लोहा आदि धातुओं के निष्कर्षण में इसको हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यह जो भट्टी होती है मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होती है क्रमशः हॉपर। इसके अलावा इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तांबा, लोहा आदि धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं। इसमें अयस्क के साथ कोक मिलाकर गर्म किया जाता है। अब इसके बाद देखिए बेसिमर परिवर्तक क्या होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तक का प्रयोग तांबे तथा लोहे के निष्कर्षण में करते हैं। तो बेसिमर परिवर्तक अगर एग्जाम में पूछ लिया कि बेसिमर परिवर्तक का उपयोग किसके निष्कर्षण में होता है, तो तांबे और लोहे के निष्कर्षण में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बेसिमर परिवर्तक लोहे का बना एक पात्र है जिसमें एक द्वार होता है। इस द्वार के द्वारा वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं जिससे परिवर्तक में रखे अयस्क के अपद्रव्यों का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब इसके बाद देखिए विद्युत भट्टी, इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होता है। तो विद्युत भट्टी का भी मैं आपको चित्र भी दिखाने वाली हूँ। इस भट्टी का उपयोग अत्यधिक उच्च ताप यानी कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किया जाता है। विद्युत भट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जिसको निम्नवत बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर बताया कि इसका ताप आप देखिए 3000 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक हीट इसमें होती है इस भट्टी में। और चूंकि यह विद्युत से यानी कि लाइट से चलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी क्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं इसके बारे में मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए प्रेरण भट्टी, प्रतिरोधक भट्टी और आर्क भट्टी, यही 3 प्रकार की होती है विद्युत भट्टियां। तो हम यहाँ पर आर्क भट्टी के विषय में ही केवल पढ़ेंगे क्योंकि आपके
सिलेबस में केवल आर्क भट्ठी के बारे में ही दिया गया है। तो देखिए, विद्युत भट्ठी में सर्वाधिक आर्क भट्ठी का उपयोग करते हैं। इस भट्ठी में धातु को चूल्हे में रखकर 2 कार्बन इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत प्रवाहित करते हैं, जिससे आर्क बनता है और भट्ठी का ताप बहुत ही उच्च हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पर आप देखिए 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए मैग्नेसाइट और धातुमल है यहाँ पर, और ये अग्निशः है, और ये गलित लौह है। तो इस तरीके से आपको आर्क भट्ठी का चित्र इस तरीके से बनाना होगा अगर एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने आर्क भट्ठी, ये भी क्या है, विद्युत भट्ठी के अंतर्गत ही आता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जो आर्क भट्ठी है वह इलेक्ट्रिक फर्नेस भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर विद्युत भट्ठी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भर्जन किसे कहते हैं। इसे हम कहते हैं रोस्टिंग। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाती है। इस क्रिया में सल्फर तथा फास्फोरस इत्यादि वाष्पशील अशुद्धियां ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं तथा अयस्क सल्फाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, भर्जन कौन सी क्रिया होती है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। जबकि आप लोगों ने निस्तापन में क्या देखा था, वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को किसमें परिवर्तित हम कर सकते थे, ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन भर्जन में हम क्या देख रहे हैं कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में हम उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए Cu2s + 3O2 ये Cu2O में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकल गई, क्योंकि इसमें सल्फर और फास्फोरस की जो अशुद्धियां होती है, यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया, यानी कि गैस के रूप में। तो ये गैस का जहां पर भी इस तरीके का तीर बना हो, आप समझ जाइए कि वह गैस का निशान है। फिर देखिए 2ZnS + 3O2, यहाँ पर देखिए ZnO में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर देखिए 2SO2, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और सल्फर की अशुद्धि पृथक हो जाती है इस अयस्क में से। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे प्रगलन। तो प्रगलन क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेंगे, फिर यहाँ पर हम चित्र देखेंगे। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को प्रायः वात्या भट्ठी में उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है अथवा धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। गालक अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य से क्रिया करके धातुमल बनाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अयस्क में उचित गालक मिलाया जाता है, और क्या किया जाता है, गालक मिला करके उसे वात्या भट्ठी में, जैसे ईंट की भट्ठी आप लोगों ने देखी है ना, बस आपको वही इमेजिन करना है, वात्या भट्ठी भी इस तरीके से वात्या भट्ठी बनी होती है। यहाँ पर एक चार्जिंग नली लगी होती है, यहाँ पर जो अवशेष गैसें होती है इसमें से निकल जाती हैं। यहाँ पर देखिए भर्जित अयस्क और सिलिका और कोक का मिश्रण होता है। इसके अलावा यहाँ पर अग्निरोधक ईंटें लगी होती हैं। ये जल का जैकेट, यहाँ पर पूरी चारों तरफ से जल का जैकेट यानी कि पानी भरा होता है, और यहाँ पर देखिए वायु ट्यूबर लगा होता है। इधर भी जल का जैकेट यानी कि चारों तरफ से जल के जैकेट में ही क्या होता है, घिरा होता है। और यहाँ पर देखिए जो धातुमल है वो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है धातुमल क्या होता है, यह अशुद्धि होती है, यहाँ पर बाहर निकल जाती है, और जो शुद्ध धातु होती है वो गलित मेटल यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लें कि प्रगलन किसे कहते हैं। यहाँ पर हम प्रगलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अयस्क में उचित गालक मिला करके मिश्रण को प्रायः वात्या भट्ठी में उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया प्रगलन किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि अयस्क में उचित गालक मिला करके मिश्रण को प्रायः वात्या भट्ठी में उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। और इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है अथवा धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। और जो गालक मिलाया था हमने, यह क्या करता है, जो धातु है या जो गालक है वह अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं उनसे क्रिया करके धातुमल बनाता है, और वह धातुमल क्या होता है, अलग हो जाता है, जिससे हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रगलन की क्रिया आप लोगों ने देख ली। और वात्या भट्ठी का चित्र आपको जरूर याद रखना है, ये वात्या भट्ठी का चित्र है। वात्या भट्ठी आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा है कि वात्या भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए।
तो आपको इस चित्र को जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण वात्या भट्ठी में प्रगलन द्वारा करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। Cu2O प्लस FeS, तो Cu2S और FeO, यहाँ पर ये देखिए गैस बन गया। फिर इसके बाद देखिए FeO प्लस SiO2 और यहाँ पर FeSiO3 हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो वात्या भट्ठी है, वात्या भट्ठी में किस तरीके से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, इसके विषय में भी आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने निस्तापन के बारे में पढ़ा, भर्जन के बारे में पढ़ा, प्रगलन के बारे में पढ़ा, और इससे पहले भी आपने इस चैप्टर में सांद्रण के विषय में पढ़ा है, फेन प्लवन विधि, इसके अलावा चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दोस्तों ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी का चित्र याद रखना है। किसी का भी चित्र एग्जाम में पूछ सकता है, परावर्तनी भट्ठी, वात्या भट्ठी, फेन प्लवन विधि अगर पूछ लिया, इसके अलावा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तो आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, और आपको जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। कल की जो वीडियो है उसमें आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ संक्षारण क्या होता है, किस तरीके से लोहे में जंग लग जाती है, क्या रीजन है, कैसे हम धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पिग आयरन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और कल की जो वीडियो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, यानी कि कल की वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं कराने वाली हूँ इस चैप्टर के अंत में, क्योंकि आपको पता है जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसमें मैंने हर एक चैप्टर के अंत में आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आप लोग का चैप्टर बढ़िया से तैयार हो जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से सारी वीडियोस को देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों जैसे ही आपका साइंस खत्म होता है मैं तुरंत इंग्लिश विषय आपका स्टार्ट कर दूंगी, और आपको पता है कि आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है, और नोट्स भी बनवा दिया है आप लोग का। तो आप लोग प्लीज उन सभी वीडियोस को देखिए, अपनी फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार करिए। 20 वीडियो और 21 वीडियो, 20-21 वीडियो में ही मैंने आपका फर्स्ट पेपर भी खत्म किया है और सेकेंड पेपर भी खत्म किया है। तो इतना इजी वे में आपको कहीं पर भी आसानी से, इस तरीके से आपको कहीं पर भी मैटर नहीं मिलेगा पूरे YouTube पर। तो इसलिए आप लोग आसानी से सभी चैप्टर्स के नोट्स भी बना लीजिए, और सभी चैप्टर्स को अच्छे से वीडियोस के माध्यम से समझ लीजिए। और फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को पढ़ा दिया है। जिन भी प्रशिक्षु ने नोट्स बना लिया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपको वो आगे भी काम आएगा। इसके अलावा हिंदी और सामाजिक से ही उन्होंने भी नोट्स बनवा के पूरा खत्म कर दिया है, हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय। इस समय प्रियंका मैम शांति शिक्षा पढ़ा रही हैं, तो शांति शिक्षा की क्लास आप उनसे ले सकते हैं। और आपको पता है कि अब साइंस भी आपका खत्म होने जा रहा है, मुश्किल से 3 वीडियो और आने वाली है आपकी साइंस की। तो 3 वीडियो 3 क्लास आने के बाद आपका ये पूरा साइंस सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इंग्लिश की वीडियो रेगुलर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और मैथ की वीडियो भी आपको मिलेगी। तो इंग्लिश और मैथ कंटिन्यू चलने वाला है इसके बाद, और बहुत जल्द हम आपके एग्जाम से काफी समय पहले आपके सारे कोर्सेज भी खत्म कर देंगे। और आपको पता है कि हम सारी सीरीज भी कंटिन्यू पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो अगर आपको सभी विषयों के नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में। और आपका साइंस भी खत्म होने जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इंग्लिश की क्लास में रेगुलर लेकर के आऊंगी, और आप लोग की तैयारी बेहतर कराना हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग जितने विषय मैंने पढ़ा दिए हैं, प्रियंका मैम ने पढ़ा दिए हैं, आप उन सभी के नोट्स बना डालिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है नोट्स को बनाने में हमसे बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, और साइंस की पिछली वीडियोस आप लोग देख लीजिए जिन प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा है, ताकि आप लोग की साइंस की तैयारी बेहतर हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।